बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्गोरिथम्स में आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद क्रुस्काल्स मेथड। तो ये क्रुस्काल मेथड्स का एल्गोरिथम है जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक सेट है टी, ठीक है, जिसमें अभी कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक वर्टेक्स को लेंगे और हर वर्टेक्स का हम एक अलग सेट बना देंगे। मिसाल के तौर पे जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस पे हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो हर एक वर्टेक्स को अलग सेट में ले जाने का मतलब ये है कि हम इनको जो है सेपरेट सेट देंगे। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद सेपरेट कलर्स, ठीक है ना। ये हमारे पास देखें ग्रे है, ये ब्लैक है, और ये वाइट, ये लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ऑरेंज और येलो। तो ये हमने डिफरेंट वर्टिसेस को डिफरेंट कलर्स असाइन कर दिए हैं। तो इनका डिफरेंट यानी कि सबका जो है ना सेट अलग अलग हो गया है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, अब जितनी भी एजेस हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। जैसे पहले ये वाली एज आ जाएगी 1, फिर ये 2, ठीक है, अब 3 हमारे पास नहीं है, 4 नहीं है, तो 5। इस तरह से इनको जो है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। अब हम ये चेक करेंगे, ये जो मेन लूप है हमारा, सॉर्ट करने के बाद ये मेन लूप, इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी जो हम एज लेंगे, तो टी में इनिशियली तो है नल, तो ये जो हमारे पास वर्टेक्स, ये जो हमारे एज होगी यू वी, ये टी में ऐड हो जाएगी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जाके ये ऐड हो जाएगी अगर यू अलग सेट से है और वी अलग सेट से है। अच्छा, जब यू और वी जाके इस ट्री में ऐड हो जाएगी तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, इन दोनों को एक ही सेट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने सबका अलग एक एक सेट बना दिया हर वर्टेक्स का, उनको सॉर्ट कर दिया। तो अब हम एक सॉर्टेड ऑर्डर में जो है ना उसमें से एक एज को उठाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एज आ गई है 1, ठीक है। 1 का दोनों के जो वर्टिसेस हैं ये अलग सेट में है। बिल्कुल, ये जो है लाइट ब्लू कलर में, ये ग्रे में है, तो ये दोनों अलग सेट से बिलोंग कर रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमने इसको ट्री में शामिल कर दिया, अगर ये अलग सेट से बिलोंग कर रही हैं यानी कि दोनों का सेट जो है सेम नहीं है, तो फिर हम इसको टी में शामिल करेंगे ना, तो इन दोनों का अब एक ही कलर हो गया, ये एक ही सेट में चली गई, यूनियन कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लेंगे 2 को, क्वेश्चन मार्क, इनका अलग सेट है दोनों वर्टिसेस का। जी बिल्कुल, इन दोनों का अलग सेट है। तो हम क्या करेंगे कि इनका एक ही सेट बना देंगे। तो सपोज करें दोनों जो है येलो कलर में हो गई, ये येलो कलर में आ गए दोनों, ठीक है। अब इंक्रीजिंग ये जो है ना, देखें इसमें हमारे पास क्या होगा कि जब हम इसको मिनिमम कैसे हासिल करेंगे, ये बात है इसमें। जी, मेन पॉइंट ये है कि इसमें हम मिनिमम जो एच है इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम करेंगे मिन हीप से, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम यूनियन कर देंगे और फिर हम दोबारा जाके कोई एज उठाने की कोशिश करेंगे, तो जब एक एज निकल चुकी है तो दूसरी मिनिमम कैसे हमें यहाँ से मिलेगी, ये हम मिन हीप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक दफा हमने सॉर्ट कर दिया, यानी एक दफा हमने हीप बना दिया। अब जब चेंज आएगी यानी कोई उसमें से एज निकल जाएगी, तो बाकी जो एजेस होंगी उनमें से मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली को लास्ट वाले के साथ स्वैप करेंगे और फिर हमारे पास वही लॉग वी ऑपरेशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम वर्टिसेस को सॉर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि एजेस को कर रहे हैं, तो एजेस की तादाद है ई। तो लॉग ऑफ ई ऑपरेशन हर दफा जब भी एक हम वर्टेक्स एक एज को निकाल लेंगे तो फिर हमें लॉग ऑफ ई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लूप है ये चलेगा हमारा ई लॉग ऑफ ई टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों तो आ गए एक ही रंग में। तो 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5। ये देखें 5, 5 का एक सिरा जो है ये तो लाइट ब्लू है और दूसरा जो है ये वाइट है। इसका मतलब ये दोनों अलग सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको शामिल करेंगे, क्योंकि अलग सेट से बिलोंग कर रही है ना ये एच की दोनों वर्टिसेस, तो ये इसमें शामिल हो जाएगी। अच्छा, अब मेजोरिटी का कलर लेंगे आप। मेजोरिटी यहाँ पे क्या है, लाइट ब्लू है ना, तो इसको भी लाइट ब्लू कर देंगे, ये अब आके शामिल हो गई इसमें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, 5 के बाद हमारे पास क्या है, 8। ये 8 पे क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। अब ये डार्क ब्लू कलर जो है, एक साइड इसकी डार्क ब्लू एक येलो है, तो ये तीनों जो है ये येलो सेट में चली जाएंगी, ये भी येलो में आ गई, ठीक है। अच्छा, साइकिल बनने से बचाना है हमें बस। अब 8 के बाद है 9, क्वेश्चन मार्क। 9 के जो दोनों सिरे हैं ये ऑलरेडी क्या है, एक ही सेट में है, ये देखें लाइट ब्लू वाले सेट में है। तो 9 अब हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ऐड हो गई ना तो ये साइकिल बना देगी, और ट्री में कभी भी साइकिल नहीं होता। ग्राफ में तो साइकिल हो सकता है लेकिन ट्री में साइकिल नहीं होता। तो ये एज अब शामिल नहीं होगी, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब 9 के बाद हमारे पास कौन सी है, 9 के बाद नेक्स्ट है हमारे पास 13। 13 के दोनों वर्टिसेस अलग अलग सेट से बिलोंग कर रही हैं। तो जब ये ऑरेंज वाली इसमें शामिल होगी तो ये ब्लू वाला रंग गालिब आ जाएगा, ये ऑरेंज वाली भी जो है आपकी ये ब्लू हो जाएगी, ठीक है। अब आपको दो मेजर सेट्स नजर आ रहे हैं और अब कोशिश ये है कि किसी तरह से ये बस इस कंबाइन हो जाए, ठीक है, तो एक सेट बन जाए। तो ब्लू वाले की 4 हैं आपके पास और येलो वाले की 3 वर्टिसेस हैं। तो अब 13 के बाद नेक्स्ट है 14।
ये 14 आया, ठीक है। 14 का एक सिरा येलो है, एक ब्लू है, तो जाहिर बात है ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड होगी यकीनी तौर पे। तो 14 जब ऐड हो जाएगी तो ये सारे ब्लू हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों नोट्स भी इसी सेट में आ जाएंगी जो मेजोरिटी वाला सेट है। ये देखिए आप। अब अगर आप गौर करें तो तमाम वर्टिसेस जो है ना वो कवर हो चुकी हैं, लेकिन एल्गोरिथम अभी नहीं रुकेगा। एल्गोरिथम तो अपनी मुद्दत पूरी करेगा, तमाम एजेस के लिए चलेगा। तो 14 के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सी एज है? 17। लेकिन 17 के दोनों सिरे जो है ना वो एक ही सेट से बिलोंग करते हैं, तो ये एज शामिल नहीं होगी। 17 के बाद है हमारे पास 19, उसके भी दोनों सिरे एक ही सेट के हैं। 21 भी शामिल नहीं होगी और 25 भी शामिल नहीं होगी। तो ये हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है हासिल हो गया। ये देखें आप, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो हमारे पास मेक सेट जो है वो हर वर्टेक्स का आप एक सेट अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले शुरू में इनिशियलाइजेशन में, तो ये दायबत है कितनी टाइम्स चलेगा, जितनी वर्टिसेस है तो ऑर्डर ऑफ वी होगा। एजेस को आप सॉर्ट करेंगे, ठीक है। एजेस को सॉर्ट करने के आपके पास क्या है कि ये वही मिन हीप वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। जब आप मिन हीप बनाएंगे तो ये आपके पास लगता है ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ वी, यानी जितनी वर्टिसेस होंगी उतना यहाँ पे ये चलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इस वाले लूप पे जो मेन आपका लूप है। इसमें हर एज के लिए आप क्या करेंगे? ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जब आप दोबारा आएंगे तो फिर आप उसको सॉर्ट करेंगे। तो हर एज, एक तो हर एज को लेंगे तो ऑर्डर ऑफ ई हो गया। उसके बाद जब आप उसको सॉर्ट करेंगे, जब एक एज निकल जाएगी तो फिर उसको आप जो मिनिमम होगी उसको ऊपर लेकर के आएंगे, तो ये होगा लॉग ऑफ ई ऑपरेशन, क्योंकि एजेस पे आप कर रहे हैं, वर्टिसेस पे नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ ई लॉग ई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमने प्रिम्स का पढ़ा था मेथड, उसमें और क्रुस्काल में क्या डिफरेंस है। तो प्रिम्स में क्या होता है हमारे पास कि वो एक कनेक्टेड ट्री की शक्ल में चलता है, यानी एक एज लेता है और उससे जो कनेक्टेड होते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस होते हैं, फिर उनको शामिल करने की कोशिश करता है। जबकि क्रुस्काल जो है ना वो डिसकनेक्टेड के तौर पे चलता है, यानी एक एज मिनिमम इधर से उठाई, दूसरी वहां से उठाई, वापस में कनेक्टेड है नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन आखिर में क्या होगा कि जब वो पूरा ट्री बन जाएगा तो वो जाहिर बात है कि वो कनेक्टेड होगा। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिएगा कि चाहे आप प्रिम्स मेथड से करें या क्रुस्काल मेथड से करें, आंसर आपका सेम आएगा। यानी एक ग्राफ पर अगर आप प्रिम्स अप्लाई करें, क्रुस्काल अप्लाई करें, तो आंसर जो होगा ना वो आपका सेम आएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। बट डिफरेंस ये है कि प्रिम्स कनेक्टेड के तौर पे चलता है और क्रुस्काल जो है वो डिसकनेक्टेड के तौर पे चलता है। अच्छा, अब क्रुस्काल में जो डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो है डिसजॉइंट सेट डाटा स्ट्रक्चर। तो जरूरत इस बात की है कि इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसके हमारे पास बेसिकली थ्री ऑपरेशंस आपने देखे, मेक, सेट, फाइंड और यूनियन। तो थोड़ा सा इसका भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। डिस्जॉइंट सेट डाटा स्ट्रक्चर इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स पार्टीशन इनटू अ नंबर ऑफ डिस्जॉइंट सबसेट्स, यानी नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स। तो डिस्जॉइंट सेट डाटा स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है डिस्जॉइंट, ये क्या करता है, ये किसी सेट के जो एलिमेंट्स है उनके सबसेट को इस तरह से रखता है कि वो आपस में क्या होते हैं, डिस्जॉइंट होते हैं। तो इसको हम लोग डिस्जॉइंट सेट डाटा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यूनियन फाइंड डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसके थ्री यूजफुल ऑपरेशंस हैं। एक है मेक सेट, मेक्स अ सेट कंटेनिंग ओनली अ गिवन एलिमेंट अ सिंगलटन, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था इनिशियलाइजेशन में इस्तेमाल होता है कि हर एक एलिमेंट जो है ना, इंडिविजुअल एलिमेंट, उसको एक हम अलग सेट में डाल देते हैं। अच्छा, अब फाइंड का जो ऑपरेशन है ना, ये पता लगाता है कि जो आप बेसिकली किसी भी वर्टेक्स का सेट मालूम करना चाह रहे हैं, तो वो बताता है आपको कि ये जो वर्टेक्स है ये किस सेट से बिलोंग करती है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कि हर सेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो बेसिकली जो फाइंड ऑपरेशन है ना वो रिप्रेजेंटेटिव को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर डिटरमिन विच सबसेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन, दिस कैन बी यूज फॉर डिटर्मिनिंग इफ टू एलिमेंट्स आर इन द सेम सबसेट। फाइंड दरअसल यूज इसलिए होता है कि जब हम दो वर्टिसेस का मालूम करना चाहें कि वो दो वर्टिसेस सेम सेट्स हैं या डिफरेंट सेट्स हैं, तो हम दोनों पे अलग अलग फाइंड चला के कंपेयर कर लेंगे। लेकिन बेसिकली फाइंड अपने तौर पे जो है ना, अपने तय ये एक ही वर्टेक्स का रिप्रेजेंटेटिव आपको रिटर्न करेगा। ये तो इसका यूजेज आ जाएगा कि आप उसको दो वर्टिसेस का सेम सेट या डिफरेंट सेट है क्या है, उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यूनियन वो है हमारे पास कि अगर आप दो डिफरेंट सबसेट्स की शादी करना चाहें या उसको एक ग्रुप में डालना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास यूनियन का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो दो डिफरेंट अगर सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स को आप यकजा करेंगे ना, तो दरअसल उनके एलिमेंट ही यकजा नहीं होंगे, बल्कि वो पूरे जो सबसेट्स है ना वो आपस में कंबाइन होकर एक सेट बना देंगे। तो ये होता है हमारा यूनियन का ऑपरेशन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसी और एग्जांपल में भी किस तरह से डिसजॉइंट डाटा सेट इस्तेमाल होता है। तो सपोज करेंगे हमारे पास एक सेट ऑफ एन एलिमेंट्स है जो किसी सेट में रखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट को अलग सेट में डाल देंगे। अब हम यूनियन और फाइंड को डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। और अब हम देखते हैं इनको इस्तेमाल करके कि हम किसी भी
ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट्स का किस तरह से पता लगा सकते हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट डाटा स्ट्रक्चर्स। अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि डिसजॉइंट सेट डाटा स्ट्रक्चर की एक और एप्लीकेशन क्या हो सकती है। एक तो आपने क्रुस्काल में देख ली, और ये दूसरी एप्लीकेशन है कि जो हम पता लगाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास सपोज करो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना ग्रुप बने हुए हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स के, तो हम पता लगाना चाह रहे हैं कि कौन कौन से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास उसका एल्गोरिथम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर वर्टेक्स का सेट बना देंगे, ठीक है। फिर हर एक एज उठाएंगे, बारी बारी एक एज उठाएंगे, देखेंगे कि अगर वो एज के दोनों मेम्ब्रान यानी दोनों वर्टिसेस से एज बनती है ना, तो यू और वी अगर एक एज है, तो हम मालूम करेंगे कि यू का सेट क्या है और वी का सेट क्या है। अगर यू का सेट और वी का सेट सेम नहीं है, तो हम उसको यूनियन कर देंगे, उसको यूनियन कर देंगे। तो ऐसे करते 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 हम आखिर में पता लगा लेंगे, जब हमारे पास तमाम एजेस कवर हो जाएंगी, तो हमारे पास खुद ही कनेक्टेड कंपोनेंट्स बिल्डअप हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल से। सपोज करें कि ये हमारे पास जो है ना 4 कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। अब हम ये देखें, अलग इनका हमने एक सेट बना दिया। ये तो हो गया हमारी इनिशियलाइजेशन। अब हम एक एज लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने एज ली बी डी, ये वाली, ये जो ऑरेंज कलर से आपको ये एज दिखाई है, ये हमने ली। अच्छा, अब बी का सेट अलग है, डी का सेट अलग है, तो अब इन दोनों की शादी होके ये एक ही सेट में आ जाएंगे, बी और डी, ठीक है। ये पता चला कि बी और डी जो है ना आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक कंपोनेंट बन गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह दूसरी एज उठा लेंगे हम, मिसाल के तौर पे अब हमारे पास एज आती है ई जी। तो ई और जी सेपरेट कंपोनेंट्स थे, लेकिन क्योंकि ये एक एज है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है, तो ये अब एक सेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमने उठाया ए सी, ये वाली, ठीक है। तो ए जो है, ये है आपके पास, ये अलग सेट है और सी अलग है, तो अब ये कंबाइन होके एक में आ गया आपका ए सी। अब नेक्स्ट हमने ली एच और आई। तो एच और आई हमारे पास एक एच है, तो ये फिर एक ही सेट में आने चाहिए। तो एच अभी अलग सेट है, आई अलग है, तो ये कंबाइन होके ये आपके पास एच आई एक सेट में आ गए, सब सेट में। अब आप देखें, ये हमने ली ए बी, ए बी ली। अब ए जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अब क्या होगा, ये चारों जो है एक ही सेट में आ जाएंगे, क्योंकि जब ए और बी एक एज है, तो इसका मतलब है कि ये जो कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट से कनेक्टेड है। ये देखें, एक में ए और सी था, एक में बी डी था। जब हमारे पास एक एज ए से लेके बी तक मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब ये सारे आपस में एक्सेसिबल हैं, एक दूसरे में से रीचेबल हैं ये। तो ये एक कंपोनेंट में आ गया एबीसीडी, ठीक है। नेक्स्ट एज आ गई हमारे पास ई एफ, ये वाली, ठीक है। तो ई अलग उसमें है, एफ अलग सेट में, अब ये यूनियन हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गई बी सी। तो बी और सी ऑलरेडी एक ही आपके पास जो है सेट में थे, सबसेट में, तो वो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब तमाम कवर हो चुकी हैं एजेस, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आई ये जे तो अलग है ना, तो जे अलग कंपोनेंट रहेगा। तो ये आपके पास, ये देखें, एबीसीडी इसने बताया आपको कि एबीसीडी एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ई एफ जी अलग है, एच आई अलग है, और जे आपके पास अलग कंपोनेंट है। तो हमने क्या किया कि इस तरह से हमने डिस्कवर कर लिए कि कौन कौन से इस फॉरेस्ट में जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डिसजॉइंट सेट रिप्रेजेंट किस तरह से होता है। तो ये जो एक सेट है ना, ये ट्री की शक्ल में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो पॉसिबल इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है, जैसे ये आपके पास 4 जो है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव बन गया मिसाल के तौर पे, और ये सब इसके चिल्ड्रन है ये। इस तरह 13 अगर सपोज का रिप्रेजेंट हो गया, और ये डिफरेंट लेवल्स में हो गया, और या फिर ये एक 5 हमने ले लिया, और ये इस तरह से लीनियर सी ये एरे बन गई। तो ये भी हालांकि ट्री है, लेकिन ये क्या हो गया कि इसमें एक ही तरफ, यानी वो टिल्टेड वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था रेड ब्लैक में, तो ये स्क्यूड टाइप की शक्ल में। तो बहरहाल हम इसको ट्री की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने इसको ट्री की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट किया है, तो अब इसका रिप्रेजेंटेटिव का क्या फॉर्मूला होगा। तो यूनियन फाइंड स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रीज विथ पेरेंट पॉइंटर्स। द रूट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्री, ठीक है। तो अब आपके जो चिल्ड्रन होंगे ना, वो सपोज करें कि रूट नोड को पॉइंट कर रहे हैं, और जो रूट नोड है ना वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। ये देखें, तो हर एक का एक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है, और फाइनली जो है ये 13 को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हो गया 13 रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 7 रिप्रेजेंटेटिव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इसको यूनियन करते हैं, इन दोनों को, मिसाल के तौर पे ये जो दो डिफरेंट सेट्स हैं, इनको यूनियन करेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास। तो यूनियन आई कॉमा जे, आई एंड जे आर द रूट्स ऑफ 2 डिफरेंट ट्रीज। और मैंने आपको बताया ना कि जो रूट है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है।
अपने सेट का। अच्छा, इसमें आप ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी नोड के ऊपर होने से नीचे होने से कोई चीज का फर्क नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए सेट में किसी भी मेंबर की मौजूदगी में ये नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये पहले है ये बाद में। सेट में तो ये कि मेंबर्स हैं बस, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे लेवल्स है ना, तो इन लेवल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे टू यूनाइट द ट्रीज मेक वन ट्री अ सब ट्री ऑफ द अदर। अब सपोज करें दो सब ट्रीज हैं, यानी दो सबसेट हैं, और उनके किसी मेंबर को हम यूनियन करेंगे। तो जब हम उनके मेंबर्स को यूनियन करेंगे, यानी कोई एज है जो उनको कंबाइन कर रही है, तो दरअसल वो दोनों सबसेट एक एक सेट में आ जाएंगे, ठीक है। और ये है असल जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। अब इसके हमारे पास दो डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है। यानी प्रॉब्लम क्या है, विच ट्री शुड बिकम अ सब ट्री ऑफ द अदर। यानी ये मेन बन जाएगा और ये इसका सब ट्री बन जाएगा, या ये मेन रहेगा और ये सब ट्री बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी रूट पर होगा ना, वो दरअसल रिप्रेजेंटेटिव होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि 30 जो है वो किस सेट से बिलोंग करता है, तो आंसर आएगा 13। मैं मालूम करना चाहूँ 9 किस सेट से बिलोंग करता है, तो आंसर आएगा 13। ये होता है बेसिकली। फाइंड सेट जो है ना, वो क्या करता है कि जिस मेंबर का आप पता लगाना चाहते हैं ना, वो जाके देखता है वो किस सेट में है, और आंसर में उसका रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आपके पास, आप पूछेंगे 1 का किस सेट में, तो 13 आंसर आएगा। 10 का पूछेंगे 7 आएगा, 12 का पूछेंगे 7 आएगा। अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि कौन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कौन गालिब हो जाएगा, किसका रिप्रेजेंटेटिव आखिर तक चलेगा। अब इसकी हमारे पास दो स्ट्रेटेजीज है। तो हम वी वांट टू यूनियन द सेट with representative 7 with another set whose representative is 13। ये यानी ये सबसेट बन जाएगा और ये इसको पेरेंट मान लेगा, या फिर ये सबसेट बन जाएगा और इसको पेरेंट मान लेगा 7 को। तो ये क्या होगा, तो आइए देखें। तो हमारे पास दो अप्रोचेस है इसके लिए, स्मार्ट यूनियन अप्रोचेस। एक तो है यूनियन बाय हाइट और एक है यूनियन बाय वेट। तो आइए बारी बारी इसको समझते हैं। सबसे पहले यूनियन बाय हाइट। तो जिस की हाइट कम होगी, जिस सब ट्री की हाइट कम होगी, वो जाके दूसरे ट्री में एडजस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इस वाले को देखें जिसका रिप्रेजेंटेटिव 13 है, तो 1 2 3 4, तो इसमें कितने हैं, यहाँ से 13 से लेकर लीफ तक कितनी आपके पास एजेस है, 4। तो इसकी हाइट 4 हो गई। और यहाँ पर आप देखें हाइट कितनी है लॉन्गेस्ट पाथ की, एक एज, दूसरी एज और तीसरी, इसकी हाइट 3 है। तो अगर आप हाइट के बुनियाद पर फैसला करेंगे कि कौन सब ट्री बनेगा, तो फिर ऐसी सूरत में जो ये जो 7 है इसकी हाइट कम है, तो ये जाके 13 का चाइल्ड बन जाएगा, यानी सब ट्री बन जाएगा 13 का। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा, 13। तो ये फिर पॉइंट करेगा 7 13 को। ये देखें आप। तो जब हम यूनियन करेंगे 7 और 13 का विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको कि आपके आंसर में कौन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आएगी, 13 आएगी, ठीक है ना। अब 7 और 13 का यूनियन हो जाने के बाद रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा पूरे सेट का, 13। और अगर हम यूनियन बाय वेट करते हैं, तो फिर आप देखेंगे इसमें 8 नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 10 नोट्स है। 10 नोट्स है, तो इसका वेट हो गया 10, इसका हो गया 8। तो इसका वेट कम है, तो ये जाके जुड़ेगा 7 के साथ, यानी 13 जो है इसका पॉइंटर पॉइंट करेगा 7 को, ये देखिए। और यूनियन का आंसर क्या आएगा, 7 और 13 के 7 आएगा। तो फाइंड ऑफ आई इज टू आइडेंटिफाई द सेट दैट कंटेन्स एन एलिमेंट आई। अगर फाइंड आई ऑपरेशन चलाएंगे, ये क्या करेगा, सेट का रिप्रेजेंटेटिव आपको वापस करेगा। स्टार्ट एट द नोड दैट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट आई एंड क्लाइंब अप द ट्री अंटिल द रूट इज रीच्ड। मिसाल के तौर पे ये उस नोड से शुरू करेगा, जैसे आप 2 को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 पे पहुंचेगा और ये ऊपर चलता चला जाएगा यहाँ तक कि रूट आ जाए, और रूट आ जाएगा तो रिटर्न कर देगा रूट एलिमेंट, क्योंकि रूट एलिमेंट क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो अमूमन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई भी तो कितनी होगी, जितनी इसकी हाइट है, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना इसकी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी जितनी कि इसकी ट्री की हाइट है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख ले, अगर आप 14 को फाइंड कर रहे हैं, 14 कहाँ पर है, ये रहा। तो अब ये 14 का पेरेंट 10, 10 का 22, 22 का 7, और 7 जो है वो रूट है, क्योंकि 7 का जो पेरेंट पॉइंटर है वो क्या है, नील है। तो आपके पास फाइंड 14 का आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो ये इस तरह से काम करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिसजॉइंट सेट डाटा स्ट्रक्चर के जो तीनों ऑपरेशन है, मेक सेट है, फाइंड है और यूनियन है, तो वो किस तरह से काम करते हैं। और यूनियन की हमारे पास जो दो पॉसिबिलिटीज हैं, बाय वेट और बाय हाइट, वो भी हमने डिस्कस कर ली इस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।